हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन स्टार्ट करेंगे दलहनी फसलों को, पल्स क्रॉप के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। पहले अपन ने सीरियल्स क्रॉप को कंप्लीट कर लिया है। मेरे हिसाब से सीरियल्स क्रॉप में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आज अपन स्टार्ट करेंगे दलहनी फसलें, जो कि एक प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। अब दलहनी फसलों के बारे में यदि अपन बेसिक की बात करें दोस्त, कि प्रोटीन का परसेंटाइल क्या होता है, किस फसल का ओरिजिन पैलेस क्या है, अपने खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं और रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। पहले अपन बेसिक को कवर करेंगे। बेसिक में अपन जितना भी इसका निचोड़ है कि प्रोटीन कितनी है, किस फसल का ओरिजिन पैलेस क्या है, बोटनिकल नेम क्या है, कौन सी फसल खरीफ में आती है, कौन सी फसल रबी में आती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई और भी फसल है क्या जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, क्योंकि दलहनी फसलें मोस्टली नाइट्रोजन का या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती है। पुराने क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुई है, कौन कौन से क्वेश्चन पे यहाँ पर एग्जाम में फोकस रहता है, वैरायटी में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उन वैरायटी को भी अपन एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? नहीं है तो भी तैयार हो जाएगा। आप अपने हथियार निकाल लीजिएगा और धार तो लगा ही ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप हेडिंग डाल लीजिएगा। यहां पर हेडिंग अपनी रहने वाली है पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप, इसको अपन कहते हैं दलहनी फसलें। हिंदी में क्या कहते हैं? दलहनी फसलें, या फिर इसको अपन कहते हैं लेग्यूम। लेग्यूम फसलें, ठीक है मेरे दोस्त। अब यदि अपन बात करें दलहनी फसलें या फिर लेग्यूम, देखो पल्स क्रॉप अपन इंग्लिश में कहते हैं दलहनी फसलें जिनसे दाल या फिर प्रोटीन मिलती है। अब इन फसलों को लेग्यूम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है मोस्टली वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है, इसलिए इन फसलों को क्या बोला जाता है? लेग्यूम बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनमें प्रोटीन कम होता है या फिर ज्यादा होता है उन्हीं को बोलते हैं। कुछ और भी फसलें हैं, जैसे मैं रिंजका की बात करूं, बरसिम की बात करूं, ये भी किस में आती है? ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है, जो कि एक हरे चारे वाली मुख्य फसल, उसको भी अपन स्टडी करेंगे। इसमें अपन थोड़ा सा देखें कि भाई साहब जो पल्स क्रॉप है ये मोस्टली आता है यहां पर फ्रेंच भाषा का शब्द। चलो आप साथ में नोट कर लो, ये कौन सी भाषा का है भाई, कौन सी लैंग्वेज का है? ये है फ्रेंच भाषा का। कौन सी भाषा का है दोस्त यहाँ पर? फ्रेंच भाषा का। इसके अलावा दलहनी शब्द की बात करें तो भैया जी ये है पुर्तगाल भाषा का। कौन सी भाषा का है भैया जी? पुर्तगाल भाषा का। इसके अलावा यहां पर बात करें लैसे लेग्यूम और लैसे लेटिन, ये कौन सी लैंग्वेज का है? लेटिन भाषा का शब्द है। तो चलो आप इसको नोट कर लो। पल्स क्रॉप, पल्स शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। फ्रांस जहां की लैंग्वेज फ्रेंच होती है, राइट। दलहनी जो कि पुर्तगाल भाषा का है। इसके अलावा अपन बात करें यहां पर कि लेग्यूम, जो लैसे लेग्यूम और लैसे लेटिन भाषा का शब्द है। चलो फटाफट से नोट कर लो। अब इसमें अपन देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले कि दोस्त दलहनी फसलें जो कि एक प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दलहनी फसलों से हमें प्रोटीन मिलती है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या दलहनी सॉरी जो प्रोटीन है, क्या प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है क्या बॉडी को? यस या नो? तो यहां पर हमारा जवाब रहने वाला है कि एनर्जी मिलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है। एनर्जी, ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, जो कि हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी है। उन खाद्यान्न फसलों में कार्बोहाइड्रेट काफी अच्छी मात्रा में होता है। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी और प्रोटीन से मिलती है हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे जल्दी हम बीमार हो जाते हैं, सर्दियों के टाइम में जल्दी जुकाम होना, बुखार होना, फीवर होना, ठीक है। तो वो किसके लक्षण है कि आपके बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। जैसे आपने देखा होगा दोस्त क्या, कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? भाई हल्का भोजन लेना। हल्के भोजन में मोस्टली क्या लेता है कि भाई खिचड़ी लेना, जिसमें चावल और मूंग की खिचड़ी, राइट। अब चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, मूंग में क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि ये भोजन ही मोस्टली क्यों दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, या क्यों बताया जाता है। तो चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, मूंग में क्या होता है? मूंग में विटामिन सी अच्छा होता है।
इसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ठीक ठाक होता है, वसा भी उसमें होती है, प्रोटीन भी अच्छी होती है। तो हमें क्या क्या मिला, हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, हमें प्रोटीन मिली, हमें यहाँ पर वसा भी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी मिल रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिल रही है। इसके अलावा दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जब भी फीवर होता है तो विटामिन सी वाले फ्रूट का जूस पिलाया जाता है, राइट। अब विटामिन सी हमें मिलता है मूंग से, तो देखो कितना काम हो रहा है। यहाँ पर हम जो खिचड़ी खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, वो खाना हल्का नहीं होता, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि दलहनी फसलें मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। तो सबसे पहले लाइन लिखें आप, दलहनी फसलें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, ठीक है भैया जी। दलहनी फसलें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, हमारी पहली लाइन क्लियर। दूसरा, अब यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने फसल चक्र का नाम सुना होगा, क्रॉप रोटेशन जिसको कहते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि फसल चक्र में अलग अलग सीजन में फसलों को बदल दिया जाता है। जैसे रबी में हम गेहूं लेते हैं, फिर खरीफ में हमने बाजरा लिया, फिर वापस से रबी आ रहा है तो उसमें हम गेहूं नहीं लेंगे, उसमें या तो हम कोई दलहनी फसल लेंगे या गेहूं के अलावा और कोई फसल लेंगे। वो क्या होता है, फसलों का एक चक्र होता है जिसमें एक फसल दोबारा से रिपीट नहीं होती है, राइट। तो लिखो, फसल चक्र में इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र में दलहनी फसल को शामिल किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, राइट। तो दलहनी फसल को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो नोट नहीं किया तो कर लीजिएगा। दो लाइनें ही लिखी है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर अपन देखेंगे क्या कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। तो विटामिन सी क्या सूखे दानों में होता है या फिर अंकुरित दानों में होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मूंग के दानों को अपन भिगोकर सुबह या फिर शाम को जब भी खाना होता है मोस्टली खाते हैं। तो मूंग के दानों को अपन पानी में भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसमें विटामिन सी, जिसको अपन कह सकते हैं कि अंकुरित दाना, तो अंकुरित दानों में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, अंकुरित दानों में विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है भैया। विटामिन सी की मात्रा क्या होती है, अच्छी। अब ये विटामिन सी की मात्रा है ना, ये सबसे ज्यादा मूंग में होती है। तो चलो लिखो, सर्वाधिक विटामिन सी, सर्वाधिक विटामिन सी किस में होता है, मूंग में होता है, राइट। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में होता है, मूंग में होता है, ठीक है भैया जी। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर कि जो मूंग है, ये भैया जी जो रोगी बीमारी होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांतों की समस्या होती है, दांत टूट जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मूंग सबसे अच्छी फसल है, क्योंकि उस ये डाइजेस्ट जल्दी होती है, पाचन इसका जल्दी होता है, राइट। तो नेक्स्ट लिखो, मूंग का पाचन जल्दी होता है, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में लिखो, पाचन जल्दी होता है, जिससे इसे बुढ़ों व रोगियों को खिलाया जाता है, ठीक है मेरे भैया जी। किसको खिलाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं और जो रोगी पेशेंट होते हैं, और देखा होगा कि खिचड़ी ज्यादा खिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यहां तक लिख दो फटाफट से। अब अपन बात करेंगे इसके लैंग्वेज, या मैं बात करूं कि क्या सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी में आती है, फिर अपन वैरायटी की बात करेंगे। तो यहां तक आप नोट कर लें
चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट अपन देखेंगे और नेक्स्ट देखने वाले हैं ये कि दलहन वर्ष कब मनाया गया। तो देखिएगा, दलहन वर्ष मनाया गया 2016 में। दलहन वर्ष कब मनाया गया? 2016 में। जैसे मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा 2023 में, राइट। जैसे मर्दा दिवस 2015 में, ऐसे ही दलहन वर्ष को मनाया गया था 2016 में। इसका उद्देश्य क्या होता है? दलहन वर्ष क्यों मनाया गया? क्योंकि 2016 में दलहन के प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि भाई दलहन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जैसे मिलेट्स ईयर 2023 में है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि भाई साहब मिलेट्स में जो मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी आती है, मोटे अनाज वाली फसलें आती है, राइट। तो उनके उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भाई साहब 2023 के ईयर में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, राइट। तो चलो नोट कर दो, दलहन वर्ष कब मनाया जाता है? 2016 में। फिर अपन बात करें यहां पर कि जो हाइब्रिड वेराइटियां हैं, जो संकर किस्में हैं, वो सबसे पहले अरहर में बनाएगी। तो चलो इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन देखने वाले हैं सभी फसलों की फैमिली। क्या देखते हैं? सभी फसलों की फैमिली। लिखो, सभी दलहनी फसलों का कुल। सभी दलहनी फसलों का कुल क्या रहने वाला है यहां पर? लेग्यूमिनेसी, या लेग्यूमिनेसी का जो दूसरा नाम है ना, वो है फेबेसी, राइट। अब इसका एक आता है उपकुल। तो चलो इस लिखो, उपकुल की बात करते हैं तो उपकुल आता है इसका पेपिलियोनेसी। क्या आता है भैया जी? पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी इसका उपकुल है। बाकी फैमिली की बात मैंने कर दी है यहां पर, राइट। फिर नेक्स्ट बात करें तो यहां पर पता चलता है कि इसमें कुछ फसलें खरीफ की है, कुछ फसलें यहां पर रबी की है। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, रबी वाली फसलें, और इसके अलावा था यहां पर खरीफ वाली फसलें। तो रबी और खरीफ में कौन कौन सी फसलें, यदि हमने ये देख लिया तो जलवायु का भाई साहब लफड़ा खत्म, टेम्परेचर का लफड़ा खत्म, यहां से रोग कीट का भी लगभग लगभग संबंध क्या होता है, निकल जाता है, राइट। तो रबी की बात करते हैं तो देखिएगा, रबी में बात करें तो एक तो आता है राजाजी, चना, मटर, मसूर और राजमा। ये चार फसलें हैं जो रबी में आती है। अब जितनी भी शेष फसलें रहती है दोस्त, वो सभी किस में आ गई? खरीफ में आ गई। तो चलो नोट करो यहां पर, मूंग, मोठ, उड़द, चौला या इसका नाम क्या है, लोबिया। इसके अलावा अरहर, ठीक है। मूंग, मोठ, उड़द, चौला, अरहर, ठीक है साहब। चलो नोट कर लिया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं इसमें अपन, 20 में अपन ने, यदि आपको थोड़ा बहुत याद है तो अंकुरण के प्रकार को देखा था कि भाई साहब एपीजेल था, एक हाइपोजेल था। एपीजेल खरीफ वाली फसलों में था और हाइपोजेल रबी वाली फसलों में था। यदि आपको थोड़ा बहुत याद है तो 20 में हमने देखा था, और वहां पर यह भी देखा था कि खरीफ में एक अपवाद आती है, कौन सी? अरहर। ऐसे अरहर, ऐसे अपवाद जो हाइपोजेल अंकुरण होता है, और हाइपोजेल में अपवाद थी राजमा जिसमें होता है एपीजेल अंकुरण। कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, और आगे देखने पर पता ये लगता है, क्या लगता है? ये लगता है कि सभी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है साहब। बात तो माननी पड़ेगी, जितनी भी हमने फसलें देखी है वो सभी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो मर्दा है,
अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। अब ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो इससे मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिलती है और पोषक तत्वों की मात्रा भी मृदा को अच्छी मिलने की वजह से उपजाऊ मृदा होती है और उससे उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए नोट कीजिएगा। सभी दलहनी फसलें सभी दलहनी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इसको अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, राइट। लेकिन एक अपवाद है, और अपवाद कौन सी है? जहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सुपरवाइजर में, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक फसल है राजमा। ये राजमा ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती और इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर रही तो फिर रिक्वायर किसकी है? इसमें नाइट्रोजन की है। तो यहां पर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग, राइट। ये राजमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। राजमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, N2 नहीं, केवल N ही रहेगा, है ना। तो राजमा यहां पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती। बाकी जितनी भी फसलें हमने देखी 8 से 10, वो सभी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है भैया जी, तो चलो नोट कर दो नोट इसको जल्दी से। ओके। बाकी यहां पर मैंने पहले बता दिया था आपको, अंकुरण को अपन बारी बारी से नहीं देखेंगे, बीच में देख लिया था, तो यहां पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें उत्पत्ति स्थान की। इसकी बात कर लेते हैं उत्पत्ति स्थान की। तो हेडिंग डाल दो उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो नॉर्मली एक क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि सभी दलहनी फसलों का ओरिजिन पहले से आता है भारत। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जो अफ्रीका में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ मेडिटेरियन क्षेत्र में भी है। तो सीधे पॉइंट में अपन क्या कह सकते हैं यहां पर कि सभी दलहनी फसलों का ओरिजिन पैलेस क्या आता है भैया जी? भारत। लेकिन देखिएगा यहां पर अपवाद कौन कौन सी आती है। जिनका ओरिजिन पैलेस भारत नहीं है वो सभी अपवाद है। अच्छा, उत्पत्ति स्थान किस हिसाब से रखा जाता है? उत्पत्ति स्थान इस हिसाब से रखा जाता है कि जिसकी जंगली प्रजातियां जहां पर सबसे ज्यादा मिलती है उसका ओरिजिन पैलेस वहीं पर माना जाता है। ठीक है भैया जी। तो अपवाद में अपन देखते हैं यहां पर फर्स्ट आता है चना और दूसरा आता है काबुली चना। देखो मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको कंफ्यूजन का मामला बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है ना। तो चने की केवल बात करते हैं तो यहां पर आता है भारत, लेकिन काबुली चना की बात करते हैं तो दोस्त आता है अफगानिस्तान। ठीक है दोस्त, क्या आता है? अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर राजमा की। किसकी बात करते हैं यहां पर? राजमा की बात कर लेते हैं, जिसमें राजमा और इसके अलावा और अपन फसलें देखना चाहें मसूर। मसूर की भी यदि अपन बात करें तो मसूर मसूर हो गया तो राजमा में रहने वाला है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका। और मसूर में रहने वाला है मेडिटेरियन क्षेत्र। मेडिटेरियन क्षेत्र। मेडिटेरियन क्षेत्र है इसका। ठीक है दोस्त, तो चलो नोट कर लो। इसके अलावा यहां पर मैं लास्ट पे नोट कर देता हूं कौन कौन सी। चावला और अरहर। चावला और अरहर, इन दोनों का आता है यहां पर अफ्रीका।
चलो नोट कर दो भैया जी, ये ओरिजिन पैलेस हो गया है जो कि यहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं हेडिंग डालिएगा प्रोटीन परसेंटाइल। तो अपनी हेडिंग हेडिंग क्या रहेगी भाई? प्रोटीन की मात्रा। क्योंकि दलहनी फसलें मोस्टली किसका स्रोत है भाई? प्रोटीन का स्रोत है। तो एक जगह पर स्टडी करेंगे, तो चलो नोट करो। और इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले मसूर। मसूर हो गया। इसके अलावा यदि अपन बात करें सेकंड नंबर पे आती है उड़द। तो चलो मसूर में यदि अपन देखें तो दोस्त यहां पर रहता है 25%। केवल दलहनी फसलों की बात करें ना, तो केवल दलहनी फसलों में मसूर में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो भाई साहब वहां पर सोयाबीन आती है, उसमें 40% प्रोटीन है। उड़द की बात करते हैं तो 24%। कितना रहने वाला है? 24। फिर इसके अलावा चौला व मूंग। चौला और मूंग। चावला और मूंग की बात करते हैं तो 23% आता है। कितना परसेंट? 23, राइट। फिर बात करें भाई साहब राजा जी की बात कर लेते हैं, या मटर की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा है मटर में। फिर अपन चना की बात करेंगे, और इसके अलावा अपन बात करेंगे अरहर की, और लास्ट में अपन बात करेंगे मोठ की, है ना। तो चलो नोट कर लो, एक जगह लिखाने का यही तो फायदा है। मटर की बात करते तो मटर में 22.5 आपको परसेंटाइल मिलेगा भैया जी। चने में 21% मिलेगा। अरहर में आपको 20 से 21 मिलेगा। और मोठ है तो 18 से 22.5 तक आपको क्या मिलता है भैया जी? प्रोटीन की मात्रा मिलती है। तो चलो नोट कर दीजिएगा। मसूर। मसूर कहाँ की थी? मसूर झालावाड़ की थी। तो अपन ये भी देखेंगे कि राजस्थान में इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, वो भी अपन एक जगह देखेंगे, जिससे कि आपको याद करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है ना दोस्त? तो मसूर, उड़द, चौला, मटर, चना, अरहर, मोठ। तो मसूर, उड़द, चौला, मूंग, दो फसलें जिनमें 23, या फिर इनमें 23 से 25 तक भी लेते हैं। ठीक है ना? इसमें आपको ये भी मिलेगा 23 से 25% तक भी मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, कोई डाउट नहीं, यहां से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा जी का ध्यान रखना है भैया जी, और रानी जी का है ये रही मटर। पास में ही मैंने लिखा है ताकि दोनों में कोई नाराजगी ना रहे। ठीक है ना? आपस में बात भी कर सकते हैं। राजा जी बोल रहे रानी जी आपकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। रानी जी बोल रही है हम तो रानी है साहब, क्वीन कहते हैं हमारे को। तो चना बोला हमें भी बादशाह कहते हैं, सम्राट है हम, कम लेकर हम खुश है ना। तो लिख दो यहां पर। चलो फिर देखते हैं इसके अन्य नाम। तो अन्य नाम से भी यहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अन्य नाम लिखो। अन्य नाम की बात करें तो अपन पहले तो राजा जी की बात करेंगे। तो चलो चना। तो चने की यदि बात करें तो पहला तो यही क्वेश्चन पुट अप होता है कि दलहनी फसलों का राजा कौन है? चना। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं राजा। भाई सीधी सी बात है भाई, चना तो दलहनी फसल है ही। राजा की बात करें, जैसे चना जैसे चिकपी। चिक मतलब गाल, गालों का जैसा रंग होता है वैसे चने का रंग होता है, राइट। चिकपी। इसके अलावा इसको अपन सम्राट भी कहते हैं, या बंगाल ग्राम भी कहते हैं। बंगाल ग्राम। ठीक है दोस्त। बंगाल ग्राम, ग्राम जो कि मोस्टली अपन चने में लेते हैं। आगे आके देखना आपको ग्राम वर्ड कॉमन मिलेगा सभी में, राइट। फिर रानी जी की बात कर लेते हैं साथ में, मटर। तो मटर की यदि अपन बात करें तो यहां पर मटर को कहते हैं रानी। और रानी जी मटर की सब्जी को टेबल पर रखकर खाती है, इसलिए क्या कह दिया? टेबल पी। ये लो जी। मटर को रानी जी कहां पर रखकर खा रही है? टेबल पर, क्योंकि साहब रानी है साहब, वो तो पहले ही। फिर अपन बात करें यहां पर अरहर की। तो
अरे हरे हरे राम, तो यहां पर कहते हैं पीजन पी। इसके अलावा अरहर के यदि बीजों को आपने देखा है तो उसके बीजों का रंग होता है रेड, लाल होता है, तो क्या कहते हैं इसको? रेड ग्राम। या इसके अलावा इसको कहते हैं तुअर, या तूर भी कहते हैं, या कोंगो पी भी कहते हैं, कोंगो पी। ठीक है ना? तो चलो नोट कर दो भाई। लिख दिया भैया जी? आगे लिखिएगा। अब बात करेंगे अपन मूंग की। इसके बात करेंगे भैया जी, मूंग की कर लेते हैं, यदि आपको कोई समस्या ना हो तो। मूंग की बात करें तो मूंग के बीजों का रंग कैसा होता है, चलो बताओ। मूंग के बीजों का रंग कैसा होता है? हरा। अरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन। तो क्या कह देंगे? ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम। और आप इसके बीजों को धूप में रखना। धूप में रखोगे ना तो इसके बीज चमकेंगे, किसकी तरह? सोने की तरह। सोने को क्या कहते हैं? गोल्ड। तो क्या कह देंगे? गोल्डन ग्राम, गोल्डन ग्राम। और एक कहते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कैच क्रॉप? पहले भी मैंने बताया था आपको, यदि कुछ याद है तो। अपन ने खाद्यान्न फसलों में लिया था कैच क्रॉप को, वहां पर आया था ये सब। कैच क्रॉप का मतलब ये तो होता नहीं कि आप फसल को फेंको, मैं कैच करता हूं, ये कभी नहीं होता। कैच क्रॉप का मतलब है कि हमारी जो मुख्य फसल है वो किसी कारण से नष्ट हो गई, और नष्ट होने के बाद हम खेत को खाली नहीं छोड़ सकते। अब उस स्थान पर हम ऐसी फसल बोएंगे जो कम समय में जल्दी तैयार हो, कम खर्चा आए, और उत्पादन क्या हो उससे अच्छा हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है मूंग का। ठीक है ना? तो चलो नोट कर दो, मैं आगे लिख देता हूं बाकी। अब बात करते हैं मोठ की। तो मोठ को तो मोथ बीन ही कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? मोथ बीन। ठीक है। और इसके अलावा किडनी पी। इसके बीजों का जो आकार है वो किडनी के समान होता है ना। फिर 6 नंबर पे बात करें तो चौला। चौला के बीजों का रंग होता है सफेद, इसलिए क्या कह दिया? काउपी। गाय हमारी माता है, गाय का रंग होता है। और इसके अलावा कह दिया कवर क्रॉप। क्या कह दिया? इसको कवर क्रॉप कह दिया। मतलब चौला के बीजों, चौला को लोबिया भी कहते हैं, चौला के बीजों का रंग होता है सफेद, और देसी गाय का भी रंग होता है सफेद, तो कह दिया काउपी। कवर, कवर क्रॉप का मतलब है कि चौला का जो पौधा इतना गहरा होता है कि अपने आसपास के एरिया को पूरा क्या कर लेता है? जमीन को ढक लेता है। तो ऊपर से जमीन को क्या कर लिया उसने? कवर कर लिया। फायदा क्या होता है कि भाई साहब जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य के प्रकाश का कांटेक्ट मृदा से नहीं हो रहा। यदि मृदा से नहीं हो रहा तो नमी की मात्रा में कोई यहां पर गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक धूप ही नहीं मिलेगी मिट्टी में तो वहां पर वाष्पीकरण नहीं होगा। तो वाष्पीकरण क्या हो गया? बंद। क्यों? क्योंकि यहां पर चौले के पौधे ने भाई साहब कवर कर लिया आसपास के एरिया को, तो नमी की मात्रा वहां पर प्रॉपर बनी रहती है। राइट? तो चलो नोट कर लो इसको। फिर देखते हैं नंबर 7 पे राजमा। नंबर 7 पे क्या आती है? राजमा, राजकीमा। और राजमा को अपन कहते हैं फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन। इसके अलावा किडनी बीन। इसके अलावा नेवल बीन। और लास्ट अपन देखते हैं उड़द। और उड़द में आता है ब्लैक ग्राम। उड़द में क्या आता है भैया जी? ब्लैक ग्राम। मतलब बीजों का रंग होता है काला, इसलिए कह दिया इसको ब्लैक ग्राम। ठीक है ना? चलो भाई नोट कर दो इसको जल्दी से आप।
लिख दिया, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूट भी है। तो भाई साहब की दलहन का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो हेडिंग डाल दो यहां पर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट पहला आता है IIPR, और इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स क्रॉप, राइट। तो लिखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च बोल सकते हैं इसको ना, हिंदी में बोले तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई, कानपुर। और कानपुर वाले भैया कहां से हैं, यूपी से, ठीक है, लिख दो कानपुर यूपी, राइट। कानपुर यूपी इसका भाई साहब इंस्टीट्यूट है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको IIPR कहां स्थित है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर है, कानपुर यूपी। यदि एस्टेब्लिश आपको पूछे इसमें कि भाई साहब इसका निर्माण कब हुआ था, तो वो भी आप लिख लेना यहाँ पर 1983, है ना, नोट कर दो। चलो एक इंस्टीट्यूट और उसकी और बात कर लेते हैं, दूसरा कौन सा है, इक्रीसेट। इक्रीसेट में देखो क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि इक्रीसेट कहां पर स्थित है। देखो किस प्रकार से पूछता है, इक्रीसेट, या आपको ऐसे भी पूछ लेता है इक्रीसेट, है ना। तो दोनों रूपे में आपको याद रखना पड़ेगा। इक्रीसेट कहां पर है, हैदराबाद में है। कहां पर भैया जी, हैदराबाद। और ये कहां पर पड़ता है, तेलंगाना में। गाना गाओ और तेल भी खूब पियो। तो चलो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल का है भैया जी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। चलो हिंदी में भी लिख दे, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान, राइट। सेमी एरिड मतलब उपोष्ण अनुसंधान संस्थान। चलो लिख दो भाई, जल्दी से लिख दो इसको। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय फसल, ठीक है। एक बार, हाँ ठीक है। फिर इसको कहते हैं अपन अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। एस्टेब्लिश पूछे तो 1972 में हुआ था इसका, ठीक है दोस्त। तो ये हमने थोड़ा सा इसका बेसिक देखा है, और बाकी थोड़ा बहुत और रहता है वैसे तो, कि कटाई सूचकांक क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, इसके फल को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था क्या है, ये थोड़ा बहुत और रहता है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।